एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी। उससे संबंधित हम लोगों ने लगभग 37 क्लासेस कवर कर चुके हैं। आज जो है दोस्तों 38वां क्लास है। तो आज के भी आप वीडियो में देखेंगे बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाहे वो पंक्ति हो, कथन हो, रचनाएं हो, ठीक है, या फिर मिलान वाले प्रश्न हो, जैसा कि अब बन रहे हैं इस टाइप के प्रश्न, वैसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न हम लोग को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है पंक्ति से, ठीक है, काव्य पंक्ति है, उससे संबंधित यह प्रश्न है। पंक्ति है कि शोभा सरसाने न बखाने, जात गेहूँ भांति आने हैं पहाड़, मानो काजर के ढोए कै। ठीक है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो पहला ऑप्शन है देव की, दूसरा है सेनापति, तीसरा मतीराम, चौथा है चिंतामणि। वैसे चारों ही जो है रीतिकालीन कवि हैं। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है दोस्तों सेनापति की, ठीक है। पंक्ति किसकी है? यह सेनापति की है। और साथ में आप लोग याद रखिए, सेनापति की जो है दो रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है कवित्त रत्नाकर, ठीक है, कवित्त रत्नाकर, और दूसरा है दोस्तों काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, ठीक है। ये दो आप लोग महत्वपूर्ण के ग्रंथ याद रखिएगा। और बाकी जो है ये पंक्ति किसकी है? ये सेनापति जी की है। और जो इसके पहले मैंने अभी ग्रंथ बताया कवित्त रत्नाकर, वो जो है आप लोग याद रखिएगा, कवित्त रत्नाकर कुल 5 तरंगों में विभाजित है, ठीक है। अब वो 5 तरंगे कौन कौन सी है तो वो आप लोग जाके वीडियो मेरी देखिए, और रीतिकालीन जो मैंने कवर कराया हुआ है अलग से सेनापति जो है उनके बारे में, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में अच्छे से कवर कराया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है भाषा की लाक्षणिकता, दूसरी भाषा की व्यंजकता, तीसरा उक्ति वैचित्र, चौथा है संध्या भाषा, ठीक है। तो यह जो है दोस्तों इसमें हो जाएगा संध्या भाषा। संध्या भाषा जो है घनानंद की कविता में नहीं दिखाई देती हैं। और बाकी भाषा की लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र, भाषा की व्यंजकता, ये जो है घनानंद की कविता की विशेषता हैं। और घनानंद रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो राष्ट्र कवि नाम से जाने जाते हैं यह मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने अपना साहित्यिक गुरु जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं, ठीक है। और इनकी एक फेमस महाकाव्य है, पूछा जाता है साकेत, साकेत महाकाव्य। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साकेत जो महाकाव्य है उसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, ये देखिए इस प्रश्न के माध्यम से छायावाद की प्रमुख विशेषताओं से भी हम लोग अवगत होंगे। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है गीति प्रधानता, दूसरा है लाक्षणिकता, और तीसरा है प्रतीकात्मकता, चौथा है तत्सम बहुलता, पांचवा है इतिवृत्तात्मकता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो पांचवा है ई ऑप्शन इतिवृत्तात्मकता, ये जो है छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, लेकिन ये किसकी है? याद रखिए आप लोग, ये द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है। बाकी गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्सम बहुलता, ये जो है छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? ठीक है, देखिए आप लोग रचनाओं
के जो है रचनाकार के साथ साथ उनके प्रकाशन वर्ष को भी याद रखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इसमें देखना है कि कौन सा रचना उसके प्रकाशन वर्ष से मेल नहीं खाता है। तो पहली रचना है जूही की कली, जो कि किसके द्वारा लिखा हुआ है, यह निराला जी द्वारा लिखा हुआ है। यह 1916 से में इसका प्रकाशन वर्ष है, बिल्कुल सही है यह। फिर है दूसरा युगांत। युगांत जो है ये रचना, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कामायनी है, जयशंकर प्रसाद जिसके रचनाकार हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 बिल्कुल गलत है। ठीक है, कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वह है 1935। ठीक है, और अगला है यामा। यामा महादेवी वर्मा जी का है यह रचना, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1940, बिल्कुल सही है यह। ठीक है, और आई होप जैसे मैं आप लोग को प्रश्न करवा रही हूँ तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं, ऐसे अपनी तैयारी को बेहतर करना है। ठीक है, अब जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो तो आप लोग तैयार करिए, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, अभी क्या है कि अभी सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा कि हम अलग अलग जो हैं कालखंड, आधुनिक काल, भक्ति काल की विशेषताएं पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो भी रचनाकार हैं उनकी विशेष रचनाओं से विशेषताओं संबंधित दे देगा। तो अच्छे से जो है अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कथन, पंक्तियाँ और जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ना उसको डिटेल में पढ़िए। ठीक है, जैसे कामायनी रचना हुई उपन्यास में, जैसे तमस का उपन्यास हुआ, साकेत हुआ, तो ये सब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब रचनाएं हैं ना, इसको जो है आप लोग कोई बुक लीजिए या फिर नेट पे ही सर्च कीजिए। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण कथन है विभिन्न पात्रों द्वारा बताए हुए, वो सब भी आप लोग लिख लिख के अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं का लक्ष्य कर कहा गया है। ठीक है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। अच्छा, यह प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर दूसरा है धूमिल। ठीक है, फिर तीसरा है निराला, चौथा है ऑप्शन मुक्तिबोध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला। ठीक है, तो छायावादी जो काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविताओं की परंपरागत छंदबद्ध लोक से हटकर मुक्त छंद में कविता लिखा करते थे, और इस मुक्त छंद को ही कुछ आलोचकों ने केचुआ छंद, रबड़ छंद की संज्ञा दी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और निराला जी के बारे में एक चीज़ और याद रखिए, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। निराला जी जो थे कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है कि सप्तपर्णा किसकी कृति है। पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है पंत। तो सप्तपर्णा रचना वो महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की बात करें तो जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, यामा, दीपशिखा, ये सब जो है इनकी रचना है, और इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हजार बाहों वाली, दूसरा है पुरानी ज्योतियों का कोरस, और तीसरा है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। ठीक है, और चौथा है फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो इनमें से जो डी वाला ऑप्शन है फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह नागार्जुन की रचना नहीं है, तो है किसकी यह रचना है दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, और केदारनाथ अग्रवाल की है, और बाकी हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये सभी रचनाएं जो है नागार्जुन की है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ है।
ये अपने आप में दोस्तों एक अलग टॉपिक है, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ, ये ना अपने आप में एक टॉपिक है और जो है इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये मात्र एक प्रश्न नहीं, चलिए ठीक है, ये प्रश्न है बट ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। हो सके तो इसको इस क्लास पढ़ने के बाद अलग से जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बन के आते हैं। क्योंकि इसमें भी जो का नेतृत्व करता है इसके भारत से अलग हैं और पेरिस से अलग हैं, तो उनका नाम याद रखना पड़ता है। भारत से हैं डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद हैं, उन्होंने जो है भाग लिया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रगतिशील लेखक संघ में हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तो इसमें सिर्फ ये पूछा है कि इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ है, तो बाकी सारी चीज़ें अगर आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो इस टॉपिक से कहीं से भी प्रश्न आए कर सकें, ठीक। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ है? पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा है 1936, तीसरा है 1926, चौथा ऑप्शन है सर 1943। का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ कहाँ था? ये याद रखिएगा आप लोग, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में हुआ था और प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में, प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में हैं? अब तार सप्तक भी अलग से अपना एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें 7 कवि हैं। तार सप्तक है, फिर दूसरा तार सप्तक है, फिर तीसरा सप्तक है, तो उसमें जो है कवि हैं तो याद करने पड़ते हैं हमें। तो उसी हिसाब से इसमें पूछा है कि इनमें से किस कवि की रचना तीसरे सप्तक में है। पहला ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल और तीसरा है हरि नारायण व्यास, चौथा है नरेश मेहता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह तीसरा शतक के कवि हैं, ठीक है। और तीसरा शतक का आप लोग ना ईस्वी बताइएगा, जैसे तार शतक का है 1943, दूसरा शतक का है 1951, तो इसी प्रकार से तीसरा शतक का आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यह फिर पहला ऑप्शन है नाटक बाल भगवान, नाटक बाल भगवान, और दूसरा है जलता हुआ रथ, और तीसरा ऑप्शन है कोर्ट मार्शल, और चौथा ऑप्शन है सबसे उदास कविता। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए, ये जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, ये हैं स्वदेश दीपक हैं, प्रगतिशील नाटककार, उनकी रचनाएं हैं चारों, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर कीजिए, स्वदेश दीपक, ठीक है। इनकी ये सब नाटक है, नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल और सबसे उदास कविता, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब इन नाटकों में किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्ट मार्शल, ठीक है। कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष 1991। इसमें जो है फौजी जीवन की सच्चाई, जातिवाद की समस्या को उठाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ये आप लोग चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, नहीं इस बी वाले में, हाँ बी वाले में, जलता हुआ रथ, जलता हुआ रथ ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है शोषक एवं शोषित के बीचों का जो संघर्ष व दर्द का चित्रण किया गया है। तो पूछा जाता है कि स्वदेश दीपक प्रगतिशील जो नाटककार हैं उनकी किस रचनाओं में शोषक या शोषितों से पीड़ित का संघर्ष का दर्द दिखाया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा जलता हुआ रथ में। अब बाकी तो ये कोर्ट मार्शल तो एकदम रट जाएगा, जातिवाद की समस्या को उठाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? पहला ऑप्शन है अधिकार का रक्षक, दूसरा है बहनें, तीसरा है सूखी डाली, चौथा ऑप्शन है तौलिए। तो जो ये सी ऑप्शन है सूखी डाली, इसमें जो है संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है, ठीक है। और मतलब इसमें एक तरीके से ये दिखाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एकता के सूत्र में बांध कर रखा गया है, ठीक है। जिस तरीके से अब एकाकी परिवार जो है होता जा रहा है। तो और ये आप लोग याद रखिए, सूखी डाली जो है वो है किसका? यह एकांकी यह है उपेंद्र नाथ अश्क का, ठीक है। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास हैं।
तो पहला ऑप्शन है महाभोज, दूसरा है अंधेरे बंद कमरे, तीसरा है आपका बंटी, चौथा ऑप्शन है शेखर एक जीवनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बंटी। आपका बंटी माँ जो है तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास किसका है? यह उपन्यास है मन्नू भंडारी का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। ठीक है, 1971। अगला प्रश्न है भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? बहुत ही अच्छा है यह भी प्रश्न है। तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का, इसका कथानक हमें बताना है कि मुख्यतः किन विषयों पर केंद्रित है। तो पहला ऑप्शन है विभाजन की त्रासदी पर, दूसरा है सामाजिक विषमता पर है, तीसरा है स्त्री विमर्श पर, चौथा है सांप्रदायिक विद्वेष पर। जिन्होंने यह उपन्यास अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए तो ये प्रश्न सरल होगा। तो देखिए, ये जो तमस उपन्यास है यह है भीष्म साहनी का। इसमें जो है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? पहला ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, दूसरा है कुसुम कुमार, तीसरा है शोभना भूटानी, चौथा ऑप्शन है शांति मेहरोत्रा। तो श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही प्रश्न आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो मैंने आप लोगों से पूछा है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।